नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम एसएससी के लिए विश्व भूगोल को देख रहे थे। और आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं आइसोसिस्मल लाइंस के विषय में। कल की क्लास में हम लोगों ने देखा हुआ था, पहले हम एक छोटा क्विक रिविजन लेंगे अपनी प्रीवियस क्लास का। तो कल की क्लास में हम लोगों ने बात किया हुआ था सब पेन क्यों नहीं चल रही है? सर नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी निरंतर रूप से बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही है। मेरा नाम है उपासना श्रीवास्तव और स्वागत है आप सभी का आपके प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर, जहां हम एसएससी के लिए विश्व भूगोल या वर्ल्ड जियोग्राफी को देख रहे थे और समझ रहे थे इसके पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन एंड ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं जियोग्राफी यानी कि भूगोल के विषय में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे अपनी प्रीवियस क्लास का कि हमने अपनी पिछली कक्षाओं में क्या चीज़ों को पढ़ा हुआ था। तो यहाँ पर हम लोगों ने बात किया हुआ था कि जो भूगोल है उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। भूगोल या जियोग्राफी एक ग्रीक वर्ड है जो कि मुख्य रूप से दो शब्दों जियो प्लस ग्राफोस या ग्राफी से मिलकर के बना हुआ है। जियो का अर्थ होता है भूगोल, जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफी या ग्राफोस का अर्थ होता है डिस्क्रिप्शन यानी कि वर्णन करना। और जब हम इन दोनों शब्दों को मिलाते हैं तो इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन हमें देखने के लिए मिलती है कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, यानी कि यहाँ पर हम भूगोल के माध्यम से पृथ्वी का वर्णन करते हैं। पृथ्वी का वर्णन हम मुख्य रूप से तीन भागों, उसकी आंतरिक संरचना, बाह्य आवरण और सतह के विषय में जो है करते हैं। इसके बाद हम लोगों ने देखा हुआ था कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्रीक्स के विषय में, यानी कि यूनानियों के योगदान के विषय में, जहां हम लोगों ने बात किया था कि किस प्रकार से आज जो हम जियोग्राफी को एज अ सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, उसकी अलग अलग ब्रांचेस को पढ़ते हैं, तो उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, उसकी शुरुआत कैसे हुई, इसके विषय में। फिर हम लोगों ने यहाँ पर ग्रीक्स के योगदान के विषय में देखा हुआ था, जहां हम लोगों ने हिकैटियस, एराटोस्थनीज जैसे महान विद्वानों को पढ़ा हुआ था, जिसमें एराटोस्थनीज बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण थे। आप मुझे बताइए कि एराटोस्थनीज की बुक का नाम क्या है? तो आप बताएंगे कि एराटोस्थनीज की बुक है जियोग्राफिका। क्या नाम है इनकी बुक का? जियोग्राफिका। और इसी जियोग्राफिका में इन सबसे पहली बार हमें जियोग्राफी शब्द देखने के लिए मिला। और यही कारण है कि एराटोस्थनीज को फादर ऑफ जियोग्राफी या भूगोल का पितामह या भूगोल का जनक जो है कहा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़े, हम लोगों ने यहाँ पर देखा इंट्रोडक्शन, और इसके बाद हम लोग आगे बढ़े और यहाँ पर हम लोगों ने देखा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियंस के विषय में, यानी कि भारतीयों के योगदान के विषय में। और यहाँ पर हम लोगों ने अलग अलग विद्वानों जैसे आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त जैसे विद्वानों को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने इनके कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स को डिस्कस किया हुआ था कि किस विद्वान की कौन सी बुक है, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप इन चीज़ों पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद जब हम आगे बढ़ रहे थे तो यहाँ हम लोगों ने बात किया हुआ था मेजर ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में, यानी कि भूगोल के महत्वपूर्ण शाखाओं के विषय में, जहां हम लोगों ने देखा था कि मुख्य रूप से जो भूगोल है उसकी दो शाखाएं हैं।
पहला है ह्यूमन जियोग्राफी और दूसरी है फिजिकल जियोग्राफी। ह्यूमन जियोग्राफी मानव भूगोल, जहां पर हम मनुष्य और प्रकृति के बीच के अंतर संबंधों या कह सकते हैं कि जहां पर हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर के बीच में। इसके बाद हम लोगों ने इसके कुछ सब पार्ट्स को देखा हुआ था कि ह्यूमन जियोग्राफी जो है वो मुख्य रूप से 6 टाइप्स या 6 प्रकारों में बटी हुई है, जिसमें हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के विषय में डिस्कस किया था। और जब हम बात करते हैं फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल की, तो हम लोगों ने यहाँ देखा हुआ था कि फिजिकल जियोग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो कोई भी लैंड मास हो, किसी भी प्रकार की टेरेस्ट्रियल बॉडी हो, चाहे माउंटेन है, प्लेट्यू है, रिवर है, इसके अलावा जितनी भी प्रकार की टोपोग्राफीज हैं, वो ओशियन वगैरह, सी क्या है, इनके विषय में, क्लाइमेट्स किस प्रकार से जो है अलग अलग रीजन्स में डिफाइन किए जाते हैं, क्लाइमेटिक इवेंट किस प्रकार के देखने के लिए मिलते हैं, और जो हमारा ब्रह्मांड है वो किस प्रकार से काम करता है या उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हो रही है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम फिजिकल जियोग्राफी के अंतर्गत करते हैं, जो कि मुख्य रूप से 4 सेक्शंस या कह सकते हैं 4 प्रकार में डिवाइड है, जिसमें जियोमॉर्फोलॉजी, इसका अर्थ है कि पृथ्वी पर उपस्थित जितनी भी आकृतियां हैं, जितनी भी टोपोग्राफीज हैं, उनका अध्ययन करना, क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु का अध्ययन करना, हाइड्रोलॉजी, जिसे हम ओशियनोग्राफी या समुद्र विज्ञान के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पर हम उसका अध्ययन करते हैं, और सॉइल जियोग्राफी, जहाँ पर हम मृदा के विषय में अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा हुआ था ब्रांचेस ऑफ जियोग्राफी के विषय में, और इसके बाद हम लोगों ने इसकी सबसे लेटेस्ट ब्रांच जो कि जियोडेसी यानी कि भूगणित है, इसके विषय में देखा हुआ था, इसलिए क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट भी है और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों ने समझा था कि जो भूगणित है यानी कि पृथ्वी, भू का अर्थ क्या हुआ पृथ्वी, और गणित का अर्थ क्या हुआ कि पृथ्वी का जो भी गणित है, पृथ्वी की जो भी शेप है, किस प्रकार की साइज है, और इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड यानी कि इसका गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस प्रकार का है। यहाँ इस ब्रांच के अंतर्गत हम इन सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसकी बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई थी कि मापनों एवं प्रेक्षणों के आधार पर पृथ्वी के आकार, आकृति एवं गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र तथा भूपृष्ठ के बहुत बड़े क्षेत्रों का क्षेत्रफल आदि निर्धारित किया जाता है। Geodesy is the science of accurately measuring and understanding 3 fundamental properties of the earth। और ये क्या चीजें हैं? Geometric shape, orientation in space and its gravity field या its gravitational field। तो यहाँ हम लोगों ने बात किया मेजर ब्रांचेस के विषय में, और यहीं पर हम लोगों ने देखा हुआ था कि जो पृथ्वी की एक्चुअल जो शेप है या पृथ्वी का जो वास्तविक आकार है वो कैसा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि पृथ्वी का जो आकार है वो कौन सा है। जी हाँ, इसका जो आकार है वो है जियोइड शेप का, क्योंकि पृथ्वी ना ही स्फेरिकल है और ना ही पूरी तरीके से गोलाकार है, इसलिए वैज्ञानिकों के द्वारा इसे एक बिल्कुल अलग नाम दिया गया, जियोइड। इसके बाद हम लोगों ने शुरू किया हुआ था हमारा टॉपिक आइसोलाइंस के विषय में। तो चलिए हम समझते हैं कि आइसोलाइंस जो है वो क्या होती हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है आइसो लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं समोच्च रेखाएं। देखिए किसी भी शब्द को आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको काफी चीजें यहीं पर क्लियरली आपको पता चलेंगी। जैसे जब हम बात करते हैं आइसोलाइन, तो इसका अर्थ होता है, देखिए जो आइसोलाइन शब्द है ये मुख्य रूप से 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला जो शब्द है वो है आइसो, पहला जो शब्द है वो क्या है, आइसो,
और जो दूसरा शब्द है वो है लाइन। अब इसमें हम लाइन का मतलब तो जानते हैं कि लाइन का मतलब क्या होता है। तो आइसो जो है इसका अर्थ होता है समान या फिर इक्वल। और लाइन का अर्थ क्या होता है? लाइन या फिर रेखाएं। और जब हम इन दोनों लाइंस को आपस में जब हम इन दोनों शब्दों को आपस में मिला देते हैं तो इससे एक बहुत अच्छा अर्थ इससे निकलता है कि समान रेखाएं, यानी कि इक्वल लाइंस। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं? इक्वल लाइंस। इक्वल लाइंस का मतलब क्या हुआ, या आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे हमें कुछ ऐसा लग रहा है कि ये कुछ ऐसी रेखाएं होंगी जो कि एक समान बिंदुओं को आपस में जोड़ती होंगी या एक समान पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करती होंगी। तो आइसोलाइंस के विषय में हम लिख सकते हैं तो आइसोलाइंस के लिए हम एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं कि a line representing equal values on map, यानी कि एक समान बिंदुओं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं कि एक समान बिंदुओं को, हिंदी में लिख रही हूं, ध्यान दीजिएगा, एक समान बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा या रेखाएं, यानी कि ये कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो कि एक समान बिंदुओं को आपस में मिला रही हैं। अब ये कैसे होगा, आइए समझते हैं। मान लीजिए कि ये कोई एक रीजन है या कोई एक स्थान है, तो सबसे पहले तो हम इसके टाइप्स को देख लेते हैं, फिर समझते हैं इसके विषय में। तो देखिए, जो समोच्च रेखाएं हैं ये मुख्य रूप से 18 टाइप्स की होती हैं, 18 प्रकार की होती हैं। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में इसे कई बार पूछा गया है, इसलिए आप इस पर ध्यान दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ लाइंस मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, फिर हम आगे जो है डिस्कस करेंगे। जैसे एक रेखा है आइसो बार, आइसो ह्यूम, आइसो हेलाइन। अभी हम इन सारी चीजों के विषय में डिस्कस करेंगे कि ये रेखाएं जो हैं वो क्या हैं। आइसोथर्म, आइसो ब्रांड, आइसो सिस्मल लाइन, एटसेट्रा। तो यहाँ पर कुछ रेखाएं मैंने आपको बताया है। जैसे अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो आइसो बार है, आइसो का क्या अर्थ होता है भी मैंने आपको बताया हुआ है, समान। और इसमें देखिए जितनी भी लाइंस हैं, ये समोच्च रेखाएं हैं, वो मुख्य रूप से दो शब्दों से मिलकर के बनी हुई हैं। जो पहला शब्द है वो हर जगह आइसो है, क्योंकि आइसो का अर्थ ही होता है समान। और जो लास्ट के वर्ड्स हैं, आपको याद करने के लिए ये ट्रिक है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा। जो लास्ट के वर्ड्स हैं उस पर हमें ध्यान देना है। तो अगर आप इस रेखा को देख रहे हैं आइसो बार, तो बार जो है वो इक्वल एयर प्रेशर को डिनोट करती है या
रिप्रेजेंट करती है। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रही है? एक समान प्रेशर, एक समान वायु दाब को। तो इस प्रकार से आइसोह्यूम जो है वो एक समान आर्द्रता, इक्वल ह्यूमिडिटी को रिप्रेजेंट करती है। आइसोहेलाइन इक्वल सैलिनिटी, या जो समुद्र है उसमें एक समान लवणता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है। आइसोथर्म एक समान जो धूप की अवधि है या धूप है किन किन स्थानों पर एक जैसी हमें दिखने के लिए मिल रही है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। और आइसोसिस्मल ये एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान भूकंपीय तीव्रता, या कह सकते हैं कि इक्वल सीस्मिक जो फ्रिक्वेंसी होती है, अर्थक्वेक की जो फ्रिक्वेंसी तीव्रता होती है, ये उसको रिप्रेजेंट करती है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं कि कैसे। मान लीजिए कि ये कोई एक रीजन है, कोई भी एक स्थान है, मान लीजिए ये हमारा भारत ही है और भारत का मध्य प्रदेश का रीजन है। तो मान लीजिए अब यहाँ पर भूकंप आना जो है शुरू हुआ, और क्योंकि भूकंप जो है वो हम उसका जो पैमाना होता है रिक्टर स्केल पर हम उसका मेजरमेंट करते हैं मुख्य रूप से, वैसे तो इसके कई स्केल्स हैं। तो जब हम बात करते हैं, मान लीजिए कि ये एक स्थान है जहाँ पर 5 रिक्टर स्केल का भूकंप आ रहा है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम भूकंप की तीव्रता है, और यहाँ पर भी, और यहाँ पर 8 रिक्टर स्केल के भूकंप आ रहे हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स या कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जहां पर एक समान भूकंप आपको देखने के लिए मिल रहा है या एक समान भूकंपीय तीव्रता आपको महसूस होगी, तो आप बताएंगे कि मैम 5 रिक्टर स्केल्स वाले जितने भी रीजन हैं वो सारे सेम हैं। तो अगर हम इन स्थानों को आपस में मिला दें और ये जो 8 रिक्टर स्केल के हैं यहाँ पर भी आपको समानता देखने के लिए मिल रही है, तो अगर हम इनको आपस में मिला दें तो इनसे जो रेखाएं बन रही हैं इसे ही हम क्या बोलते हैं? आइसोसिस्मल लाइन। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये एक समान भूकंपीय तीव्रता यानी कि इक्वल अर्थक्वेक की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही हैं या बता रही हैं। तो इस तरीके से आइसोलाइंस का मेजरमेंट हम करते हैं। और चलिए अब समझते हैं हम कि टोटल आइसोलाइंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं और कितने प्रकार की हैं। तो सबसे पहली जो रेखा है वो है आइसोबार। सबसे पहली जो रेखा है वो क्या है? आइसोबार। ये जो रेखा है ये बताती है कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल, ध्यान दीजिएगा, इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि एक समान वायु दाब को प्रदर्शित करती हैं। आइए समझते हैं। जैसे अभी हमने बताया आपको कि देखिए, अगर हम, आप या कोई भी जीव है यहाँ पृथ्वी पर उपस्थित, तो हम सबके ऊपर में एक एयर प्रेशर हमेशा या 24 घंटे लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि हमारे चारों ओर एक गैस का आवरण है, गैसेस यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलती हैं, और ये हमारे ऊपर लगातार एक प्रेशर या जो है बाह्य आरोपित बल लगाती हैं, एक प्रकार का दाब हमारे ऊपर लगाती हैं। और यही कारण है कि जो आइसोबार है, आइसोबार वो ऐसे ही वायु दाब यानी कि ऐसे ही वो एयर प्रेशर को डिनोट करता है कि किन किन स्थानों पर हमें एक समान एयर प्रेशर या वायु दाब जो है महसूस हो रहा है या हम उन चीज़ों को फील कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसका उदाहरण लें तो आपने देखा होगा कि जब कभी हम हाई एल्टीट्यूड वाले रीजन में जाते हैं या किसी माउंटेन वगैरह पर जा रहे हैं या प्लेन में हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो ऐसे स्थानों पर एयर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बताया था कि आइसो का क्या मतलब होता है? समान, इक्वल, और बार का क्या मतलब है?
प्रेशर, तो ये किसे रिप्रेजेंट करेगी? इक्वल एयर प्रेशर को, यानी कि एक समान वायु ताप को ये रिप्रेजेंट करेगी। अब देखिए, अभी हम लोग बात कर रहे थे कि एग्जाम्पल हम उसका ले रहे थे, उदाहरण देख रहे थे कि मान लीजिए ये कोई रीजन है, ये कोई माउंटेन है, ठीक है। अब अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, यहाँ पर जो एयर का प्रेशर होता है वो कम होने लगता है। क्यों कम होने लगता है? क्योंकि मैक्सिमम ऑफ गैसेस जो है वो केवल लो रीजन में हमें देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि नीचे की तरफ हमें देखने के लिए मिलती हैं। तो चूंकि अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाई रीजन में या हाई एल्टीट्यूड में क्या है, प्रेशर क्या है, लो है, लो प्रेशर है। तो अब क्या होगा इस लो प्रेशर के कारण? मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं चिप्स के पैकेट का। अगर आप इसी चिप्स के पैकेट को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर चारों तरफ से जो इस पर प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है, वो बहुत ही ज्यादा लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्योंकि जो जितने भी लोअर रीजन होते हैं वहां पर एयर प्रेशर कैसा होता है, वहां पर एयर प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, यानी कह सकते हैं मैक्सिमम एयर प्रेशर फाउंड इन लोअर रीजन्स। और इस कारण से ये जो चिप्स का पैकेट है, क्योंकि देखिए आपने अगर केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो वहाँ हम जानते हैं कि चीज़ों को फ्रेश रखने के लिए उसमें एक गैस डाली जाती है, नाइट्रोजन। तो इसके अंदर भी गैस है, चिप्स के पैकेट के अंदर भी गैस है, प्लस बाहर की ओर से इस पर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर लगाया जा रहा है। तो क्या होगा, चिप्स का पैकेट एक मतलब एक मिनिमम साइज में रहेगा या बहुत ही ज़्यादा फूला हुआ नहीं रहेगा। लेकिन जैसे ही हम इस चिप्स के पैकेट को हाई एल्टीट्यूड पर लेकर के जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हवाएं कम रहेंगी, गैसेस कम पाई जाएंगी, और इन कारण से यहाँ पर प्रेशर कैसा है, लो प्रेशर रहेगा। और इस लो प्रेशर के कारण अब यही जो चिप्स का पैकेट है, अब इसके अंदर जितनी भी गैसेस हैं वो क्या करेंगी, वो खुद को बाहर की ओर निकालना चाहेंगी। और यहाँ पर कैसा प्रेशर है, बहुत ही कम है। तो अब क्या होगा, ये जो चिप्स का पैकेट है ये हमको बहुत ही फूला हुआ सा महसूस होगा। तो इस प्रकार से एयर प्रेशर जो है वो हमेशा हमारे ऊपर जो है एक दाब, एक बल जो है लगाती रहती है। और जब हम ऐसे प्रेशर वाले बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो इसे ही हम बोलते हैं आइसोबार। इसके बाद हमारी दूसरी लाइन है आइसोहेलाइन। देखिए मैं सारी रेखाओं को आपको नहीं समझाऊंगी, जो रेखाएं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम केवल उसके विषय में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यही रेखाएं आपसे एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। सारी रेखाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन हाँ चीज़ों को हमें जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको चीज़ों को डिस्कस जो है कर रही हूँ। तो उसके बाद जो दूसरी रेखा है वो है आइसोहेलाइन। आइसोहेलाइन एक ऐसी रेखा है जो कि, चलिए हमारी जो दूसरी रेखा है वो है आइसोहेलाइन। देखिए अगर आप शब्दों को ध्यान देंगे तो आप काफी चीजों को खुद ब खुद याद कर ले जाएंगे। तो देखिए ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। आइसो का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि इक्वल होता है, समान होता है। लास्ट के वर्ड्स को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर है हेलाइन। हेलाइन जो है ये रिप्रेजेंट करता है सैलिनिटी को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? सैलिनिटी, यानी कि सांद्रता को, लवणता को। लवणता का मतलब होता है जो नमक होती है वही, उसको ही हम बोलते हैं सैलिनिटी। तो ये जो है आइसोहेलाइन ये हमें मुख्य रूप से ओशियनिक बॉडीज में देखने के लिए मिलेगा, या ओशियन या सी में आपको ज्यादातर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो नदियां होती हैं उसमें फ्रेश वाटर जो है पाई जाती है, इसलिए। तो आइसोहेलाइन का मतलब क्या हुआ? एक ऐसी रेखा जो कि एक समान लवणता वाले बिंदुओं को आपस में मिला रही है। इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि a line representing equal salinity
in the ocean। यानी कि ये एक ऐसी रेखा है जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इक्वल सैलिनिटी, इक्वल एक समान लवणता वाले बिंदुओं को आपस में मिला रही है। तो यहाँ हम लोगों ने आइसोहेलाइन के विषय में देखा। अब जो तीसरी रेखा है वो है आइसोहेल। आइसोहेल जो है ये एक ऐसी रेखा है, या कह सकते हैं मानचित्र पर आरेखित वह रेखा जो उन सभी स्थानों को मिलाती है जहां पर धूप की अवधि यानी कि इक्वल सनशाइन हमें देखने के लिए मिलता है। यानी कि हम कह सकते हैं, जब हम बात करते हैं आइसोहेलाइन की, तो हेलाइन किसे रिप्रेजेंट कर रही है? सनशाइन के लिए, यानी कि धूप की अवधि के लिए। मान लीजिए कि कोई रीजन है, मान लीजिए ये भारत का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही अभी बना रही हूं क्योंकि अभी हमें केवल जो है समझना है। तो मान लीजिए ये हमारा भारत है, और मान लीजिए यहाँ पर गुजरात वाले रीजन में, यहाँ पर जो राजस्थान का जो एरिया है, सॉरी, मान लीजिए यहाँ राजस्थान में, मान लीजिए इन जगहों पर एक जैसी धूप या एक इक्वल जो है हमें जो धूप की अवधि है या धूप है वो एक जैसी देखने के लिए मिल रही है। तो इन रीजन्स में जब हम इन पॉइंट्स को मिलाते हैं आपस में, तो ऐसी रेखाओं को आप क्या बोलते हैं? आइसोहेलाइन। क्या हम इसे बोलते हैं? आइसोहेलाइन। इसके बाद हमारी जो चौथी रेखा है वो है आइसोह्यूम। ये क्या बताती है? ये बताती है कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल ह्यूमिडिटी, यानी कि समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा। समान आर्द्रता का मतलब क्या होता है? ह्यूमिडिटी। आर्द्रता का मतलब होता है कि देखिए जो हमारा एनवायरनमेंट है या हमारा जो वातावरण है, इसमें आर्द्रता हमें देखने के लिए मिलती है क्योंकि जो वाटर वेपर होते हैं वो हर जगह मौजूद होते हैं। तो इस कारण से जब हम इक्वल यानी कि एक समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसोह्यूम। इसे हम क्या बोलते हैं? आइसोह्यूम, यानी कि एक समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा शब्द को, ये है ह्यूम। ह्यूम का अर्थ क्या होता है? ह्यूमिडिटी। लास्ट का शब्द क्या है? ह्यूम। ये किससे रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रही है ह्यूमिडिटी यानी कि आर्द्रता को। इसके बाद जो है पांचवी जो रेखा है वो है आइसोहाइट। आइसोहाइट जो है वो बताती है कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल प्रेसिपिटेशन, यानी कि एक समान वर्षा वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा। एक समान वर्षा वाले बिंदु यानी कह सकते हैं कि जिन रीजन्स में एक जैसी हमें वर्षा देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि जो रेन प्रेसिपिटेशन होता है इसे हम मीटर या अलग अलग प्रकार से जो है मेजर करते हैं कि किन स्थानों पर कितने अमाउंट में या कितने जो है सेंटीमीटर की बारिश हुई। तो इस प्रकार से जो है जब हम इन रीजन्स को आपस में मिलाते हैं या इन पॉइंट्स को आपस में मिलाते हैं तो इसे हम बोलते हैं आइसोहाइट। तो हाइट जो है आइसो हाइट,
इसमें हाइट किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वल प्रेसिपिटेशन को, यानी कि एक समान वर्षण को। इसके बाद हमारी जो छठवीं रेखा है ये है आइसोनेफ। आइसोनेफ एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान क्लाउड कवर यानी कि एक समान मेघाच्छन्नता को रिप्रेजेंट करती है। ये क्या होती है, आइए समझते हैं। इसके बाद है आइसोनेफ। आइसोनेफ ये जो रेखा है, देखिए इसमें लास्ट का वर्ड क्या है? नेफ। और नेफ किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वल क्लाउड कवर को। तो यहां हम लोगों ने पढ़ा आइसोनेफ के विषय में। फिर जो हमारी 7वीं रेखा है ये है आइसोपेक्टिक। आइसोपेक्टिक जो है एक ऐसी रेखा है जो कि प्रत्येक सर्दियों में एक ही समय में बर्फ बनना किन किन स्थानों पर शुरू हो रहा है, या फिर कह सकते हैं कि सर्दियों के मौसम में एक में समान बर्फ बनने वाले बिंदुओं या स्थानों को मिलाने वाली रेखा। मान लीजिए ये है आइसोपेक्टिक। देखिए चीजों को याद रखना बहुत ही आसान है अगर इसमें आप ध्यान देंगे शब्दों को केवल। तो पैक्टिक जो है वो किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वल एक समान सर्दियों, या कह सकते हैं कि तो आइसोपेक्टिक जो है ये एक समान विंटर, या कह सकते हैं एक समान जो आइस फॉर्मेशन होता है किन किन स्थानों पर, ये ऐसे स्थानों को आपस में जो है मिलाती है, या ऐसे पॉइंट्स को आपस में जो है मिलाती है, जिसे हम आइसोपेक्टिक के नाम से जानते हैं। इसके बाद तो इसकी डेफिनेशन हम दे सकते हैं कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स वेयर आइस बिगिंस टू फॉर्म एट द सेम टाइम ईच फॉल और विंटर। जैसे मान लीजिए जम्मू कश्मीर का रीजन है, कोई रीजन है, उत्तराखंड का कोई रीजन है, और इन स्थानों पर एक समय पर, या कह सकते हैं सर्दियों के मौसम में एक में इक्वल अमाउंट में जो है बर्फबारी हमें देखने के लिए मिल रही है। और जब हम ऐसे बिंदुओं या ऐसे स्थानों को जब हम आपस में मिला देते हैं तो ऐसी रेखाओं को हम आइसोपेक्टिक के नाम से जो है जानते हैं। इसके बाद हमारी अगली रेखा है 8वीं आइसोफेन। आइसोफेन एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान जैविक घटनाएं किन किन स्थानों पर घटित हो रही हैं, या कह सकते हैं कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स वेयर बायोलॉजिकल इवेंट्स अकर एट द सेम टाइम सच एज क्रॉप्स फ्लावरिंग। यानी कि कौन कौन से ऐसे स्थान हैं जहां पर एक समय में एक जैसी फसलें हमें देखने के लिए मिल रही हैं, या एक जैसे जो है मौसम, कह सकते हैं कि एक जैसे जो बायोलॉजिकल इवेंट्स जो हो रहे हैं, यानी कि जो जैविक घटनाएं हो रही हैं, जो क्रॉप वगैरह होते हैं या जो एग्रीकल्चर वगैरह होता है, वो किन किन स्थानों पर एक समय में एक जैसा होता है, ये ऐसे स्थानों को आपस में मिलाती हैं। तो ऐसे स्थानों या ऐसे पॉइंट्स को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम बोलते हैं आइसोफेन। इसके बाद 9वीं रेखा है आइसोप्लाट, जो कि एक समान एसिड जो एसिडिटी होती है ऐसे स्थानों को आपस में मिलाती है। हम कह सकते हैं कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग पॉइंट्स ऑफ इक्वल एसिडिटी एज इन
एसिड प्रेसिपिटेशन यानी कि समान अम्लता के बिंदुओं की को आपस में मिलाने वाली या का प्रतिनिधित्व करने वाली रेखा, जैसे कि एक एसिडिक रेन जो होती है उसमें हमें देखने के लिए मिलता है। इसके बाद 10वीं रेखा है आइसोथर्म। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये एक ऐसी रेखा है जो कि किसी स्थान पर या अलग अलग स्थानों पर एक जैसे टेम्परेचर को आपस में मिलाने वाली रेखा जो है होती है। तो आइसोथर्म को हम समझ सकते हैं। ये है आइसोथर्म। अब आइसोथर्म में लास्ट वर्ड क्या है? थर्म। और थर्म जो है किसे डिनोट कर रही है? इक्वल टेम्परेचर को, यानी कि एक समान तापमान को। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये इक्वेटर है या 0 डिग्री का लैटिट्यूड है। तो हम जानते हैं कि जो 0 डिग्री से 23.5 डिग्री का जो नॉर्थ लैटिट्यूड या फिर सदर्न लैटिट्यूड होता है, तो ये जो रीजन होते हैं ये ट्रॉपिकल रीजन्स हमें देखने के लिए मिलते हैं। यानी कि इन रीजन्स में आपको गर्मी बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी। ये कैसे रीजन है? ट्रॉपिकल रीजन है। और चूंकि ट्रॉपिकल रीजन क्यों है? क्योंकि जो सूर्य होता है ये इसका जो सन रेज होती है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टाइम तक देखने के लिए मिलती है। इस कारण से ये जो रीजन होते हैं ये ट्रॉपिकल बेल्ट्स होते हैं। और जब इन रीजन्स में अगर हम इक्वल टेम्परेचर को आपस में मिला देंगे या हमें यहाँ पर एक समान जो है धूप देखने के लिए मिलेगी, एक समान जो है तापमान हमें देखने के लिए मिलेगा। और जब हम इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं तो ऐसी रेखाओं को हम आइसोथर्म के नाम से जानते हैं। तो इसकी हम बहुत अच्छी डेफिनेशन दे सकते हैं आइसोथर्म की, कि a line representing किसको रिप्रेजेंट करती है मुझे बताइए? इक्वल टेम्परेचर को, यानी कि एक समान तापमान वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा आइसोथर्म कहलाती है। इसके बाद हमारी जो 11वीं रेखा है वो है आइसोबाथ। आइसोबाथ जो है एक ऐसी रेखा है जो कि समुद्र के अंदर या कह सकते हैं समुद्र की गहराई पर एक जैसे स्थान या एक जैसी हाइट वाले जो स्थान होते हैं ये ऐसे स्थानों या ऐसे बिंदुओं को आपस में मिलाती है। इसकी डेफिनेशन यहाँ दी गई है कि समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले क्षेत्रों या स्थानों को मिलाने वाली रेखा हम बोल सकते हैं। और देखिए ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं काल्पनिक रेखाएं हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप अगर किसी स्थान पर निकलेंगे तो आपको अलग अलग लाइंस जो है देखने के लिए मिलेगी। तो ये ऐसी रेखाएं नहीं हैं, ये केवल हमने एक इमेजिन किया हुआ है, एक इमेजिनरी लाइन है ये सारी की सारी, कि अगर इन स्थानों पर एक जैसे तापमान, एक जैसे हमें क्लाउड कवर, एक जैसा सनशाइन अमाउंट देखने के लिए मिल रहा है तो ये रेखाएं हम इन नामों से जो है इन्हें हम रिप्रेजेंट करेंगे या इन नामों से हम इन्हें जानेंगे। तो इसके बाद इसकी हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि एन इमेजिनरी लाइन ऑन अ मैप दैट कनेक्ट्स ऑल पॉइंट्स हैविंग द सेम डेप्थ बिलो अ वाटर सरफेस, यानी कि जो वाटर सरफेस है उसके नीचे समान गहराई वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम आइसोबाथ कहते हैं। इसके बाद हमारी जो अगली रेखा है इसे हम बोलते हैं कंट्रोल लाइन या आइसोहाइप। ये एक ऐसी रेखा है जो बताती है कि समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई एवं आकार को दर्शाने वाली रेखा
लाइन शोविंग इक्वल हाइट एंड साइज ऑफ रिलीफ अबोव द सी लेवल। अब देखिए इसमें हमें काफी कंफ्यूजन देखने के लिए मिलता है कि अबोव सी लेवल और बिलो सी लेवल जो है क्या। तो देखिए जो समुद्र तल होता है, मान लीजिए अभी जब हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे तो वहां हम इन सारी चीजों के विषय में पढ़ेंगे। मान लीजिए ये एक ओशियन है, एक समुद्र है, तो जो ओशियन होते हैं उनमें अलग अलग पार्ट्स या अलग अलग टोपोग्राफीज हमें देखने के लिए मिलती है। जैसे कि आपको स्थल पर या लैंड मास पर आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पर अलग अलग प्रकार के माउंटेन वगैरह हैं, प्लेट्यू है और दूसरी चीजें हैं। तो सेम एज जो है चीजें आपको ओशंस में भी देखने के लिए मिलती हैं। यहाँ पर भी सी माउंट्स होते हैं, यहाँ पर भी वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं, यहाँ पर सी गोएट होते हैं। अभी हम सब बात करेंगे इसके विषय में कि ये चीज़ें क्या होती हैं जब हम ओशियनोग्राफी पढ़ेंगे। ट्रेंचेस हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो प्लेन एरिया है, जो मैदानी भाग है, इसे हम अबाइसल प्लेन के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से जो समुद्र है वो अलग अलग स्थलाकृतियों में जो है डिवाइड है। और जब हम बात करते हैं समुद्र तल की, तो जब हम बात करते हैं समुद्र तल की, तो समुद्र तल का अर्थ होता है कि देखिए ये भी 3 सेक्शंस में डिवाइड होता है। ये होती है इसकी सरफेस एरिया। तो जब हम बात करते हैं आइसो हाइप की, तो ये बताता है कि समुद्र तल से जो उच्चावच हैं उनकी समान ऊंचाई कैसी है। यानी कि ये क्या है, ये है इसका सरफेस का एरिया। और यहाँ पर मान लीजिए कि एक जैसे माउंटेन्स हैं, मान लीजिए ये और ये माउंटेन्स जो है इक्वल हाइट का है। तो अब क्या होगा, जब इन दो स्थानों को आपस में मिलाया जाएगा, समुद्र तल से किसी भी उच्चावच की समान हाइट या इक्वल हाइट वाले अगर टोपोग्राफीज है, और जब हम इनको आपस में मिला देते हैं तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं आइसो हाइप। इसे हम क्या बोलते हैं, आइसो हाइप। देखिए बहुत ही माइनर सा अंतर है आइसो हाइप और आइसो बाथ में। आइसो बाथ क्या कह रही है कि समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, चलिए, तो ये बता रही है जो कि समुद्र तल यानी कि जो सरफेस लेवल है इसमें कितनी डेप्थ तक इक्वल हाइट वाले हमें चीजें देखने के लिए मिल रही हैं। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, इस रेखा को हम बोलते हैं आइसो बाथ। तो इसमें बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। इस रेखा को हम क्या बोलते हैं, आइसो बाथ। तो आइसो बाथ और आइसो हाइप ये दोनों किससे संबंधित है, समुद्र से। आइसो हाइप बताती है कि समुद्र तल से यानी कि सी लेवल से इक्वल हाइट वाले जितने भी पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिलाने वाली रेखा है। और आइसो बाथ जो है वो बताती है कि समुद्र की गहराई यानी कि जो डेप्थ है उसमें इक्वल डेप्थ वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा को हम आइसो बाथ जो है कहते हैं। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हमारी अगली रेखा है, इसके बाद हमारी अगली रेखा है आइसोसिस्मल लाइन। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है ये। तो ये बताती है कि किन किन स्थानों पर हमें एक जैसे भूकंपीय तीव्रता देखने के लिए मिल रही है। आइए इसे समझते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं आइसोसिस्मल लाइन के विषय में। इसका लास्ट वर्ड क्या है, आइसो के का आइसोसिस्मल। सिस्मल किसे रिप्रेजेंट कर रही है, इक्वल
फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक। तो ये कैसे कैसे पता चलेगा? इसे तो हम लोगों ने पहले ही समझ लिया है कि एक अलग अलग स्थानों या किसी एक स्थान पर एक समान जो है फ्रिक्वेंसी या एक समान तीव्रता हमें किन किन स्थानों पर देखने के लिए मिल रही है। ये ऐसी रेखाओं को आपस में जब मिलाया जाता है तो ऐसी रेखाओं को हम आइसोसिस्मल लाइन के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमारी अगली रेखा है होमोसिस्मल लाइन, यानी कि होमोसिस्मल लाइन। ये हमें बताती है कि एक ही समय पर किन किन स्थानों पर हमें एक जैसी भूकंपीय झटके या कह सकते हैं भूकंप जो है महसूस हुआ है। तो होमोसिस्मल और आइसोसिस्मल में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है कि होमोसिस्मल जो है होमोसिस्मल, देखिए इसमें कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको सेम एज जो है याद करना है। इसमें डिफरेंस है थोड़ा सा कि जो आइसोसिस्मल है वो इक्वल फ्रीक्वेंसी को बताती है, जबकि होमोसिस्मल लाइन जो है वो किन किन स्थानों पर आपको एक जैसे भूकंप हमें देखने के लिए मिल रहे हैं या महसूस हो रहे हैं, ये ऐसे स्थानों को आपस में मिलाती है। तो इसे हम बोल सकते हैं कि भूकंप की समान तीव्रता वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा, लाइंस ऑन अ मैप कनेक्टिंग प्लेसेस वेयर एन अर्थक्वेक वाज एक्सपीरियंस्ड, यानी कि किन किन स्थानों पर हमें इक्वल स्ट्रेंथ के साथ में अर्थक्वेक जो है हमें महसूस हो रहा है। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इक्वल अर्थक्वेक एक्सपीरियंस्ड। और देखिए इन दोनों में बहुत ही थोड़ा सा अंतर है कि आइसोसिस्मल जो है सिस्मल ये रिप्रेजेंट किसे कर रही है, इक्वल फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रही है, जबकि होमोसिस्मल जो है वो इक्वल अर्थक्वेक किन किन स्थानों पर एक्सपीरियंस हो रहा है ये उसे रिप्रेजेंट कर रही है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा क्योंकि बहुत ही थोड़ा सा अंतर है, इसलिए हमें समझने में थोड़ी सी दिक्कत जो है आ जाती है, तो इसको आप ध्यान रखिए। इसके बाद हमारी अगली रेखा है आइसोब्रांड, यानी कि ये बताती है कि एक समय पर तूफान आने वाले स्थानों को आपस में मिलाने वाली रेखा। अ गिवन फेज ऑफ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी अकर्ड सिमिल्टेनियसली। तो इसके बाद हमारी अगली रेखा है आइसोब्रांड। ये हमें बताती है कि किन किन स्थानों पर एक जैसे तूफान हमें देखने के लिए मिल रहे हैं। ये हमें बताती है कि एक समय पर तूफान आने वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। अ गिवन फेज ऑफ थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी अकर्ड सिमिल्टेनियसली। इसमें गड़बड़ हो रहा है। इसके बाद अगली रेखा है आइसोब्रांड या होमोब्रांड भी जिसे हम कहते हैं। ये एक ऐसी रेखा है जो कि एक समय पर तूफान आने वाले स्थानों को आपस में मिलाती है। इसके बाद अगली रेखा है आइसोटैक। ये एक ऐसी रेखा है जो कि हमें बताती है कि
मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को मिलाकर खींची गई रेखा, या ये एक ऐसी रेखा है जो कि एक समान विंड स्पीड किन किन स्थानों पर हमें देखने के लिए मिलता है, ये उन उन स्थानों को जो है आपस में मिलाती है। तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोटैक। आइसोब्रांड किसे रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है इक्वल थंडर स्टॉर्म को। इसके लास्ट वर्ड क्या है? ब्रांड। और ब्रांड किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल थंडर स्टॉर्म एक्टिविटी को। इसके बाद जो रेखा थी वो थी आइसोटैक। आइसोटैक, लास्ट वर्ड इसका क्या है? टैक। और ये जो टैक है ये क्या चीज बता रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रही है समान गति वाले वायु या हवाओं के विषय में। तो इसे हम लिख सकते हैं इक्वल विंड स्पीड को। इसके बाद हमारी अगली रेखा है आइसोगोनल। ये बताती है कि किन किन स्थानों पर एक समान चुंबकीय झुकाव या मैग्नेटिक जो डिक्लिनेशन होता है ये ऐसे स्थानों को आपस में मिलाती है। कह सकते हैं कि अ लाइन रिप्रेजेंटिंग सेम और इक्वल मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, या एक समान चुंबकीय झुकाव वाले बिंदुओं को जोड़ने वाली या मिलाने वाली रेखा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद है डेटम लाइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन। ये बताती है कि वह तल, ध्यान दीजिएगा, वह तल जिसके संदर्भ में स्थल की ऊंचाई या सागर की गहराई की माप की जाती है। अ रेफरेंस पॉइंट फ्रॉम विच मेजरमेंट्स आर मेड, यानी कि ये जो है ये समुद्र का एक ऐसा क्षेत्र है या एक ऐसी रेखा है जो कि हमें, या कह सकते हैं एवरेज जो क्या बोलेंगे, एवरेज जो क्षेत्र होता है, यानी कि जहां से समुद्र की जो ऊंचाई है वो इक्वल रहे, यानी कि जो डेप्थ है उसका वो, और जो उसकी ऊंचाई है, सॉरी गलत बन गया, एक मिनट। या इसमें हम कह सकते हैं कि ये एक ऐसी रेखा है जो कि मान लीजिए ये समुद्र है, मान लीजिए ये ओशियन है, तो ये रेखा हमें ये बताती है कि कौन सा रीजन ऐसा है या कौन सा एरिया ऐसा है जहां से जो ये जो समुद्र है या जो ये ओशियन है इसमें समान डेप्थ यानी कि इक्वल डेप्थ रहेगी, और किन स्थानों पर इक्वल हाइट हमें देखने के लिए मिलेगी। इन दोनों के बीच का जो एरिया होता है या इन दोनों के बीच का जो एवरेज एरिया होता है इसे ही हम बोलते हैं, ये क्षेत्र, इसे ही हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डेटम लाइन। तो इस रेखा को हम क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। तो डेटम लाइन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल हाइट और इक्वल डेप्थ वाले बिंदुओं या वो जो तल होता है ये उस तल को आपस में उस तल को जो है रिप्रेजेंट करता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? डेटम लाइन। इसके बाद हमारी अगली रेखा है,
तो 18 लाइंस हमें यहाँ पर देखने के लिए मिल गई। हमने पूरी आइसो लाइंस को पढ़ लिया, कवर कर लिया। और वापस से एक बार मैं आपको समझा दे रही हूँ कि इसे हम याद कैसे करेंगे। तो देखिए, तो आइसो बार जो है वो तो पहला है आइसो बार। अब शब्दों को केवल आप ध्यान दीजिएगा, आपको बाकी चीजें खुद समझ में आएंगी। और क्या चीजें इंपॉर्टेंट है या आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है, उन चीजों को मैं आपको बताते चलूंगी। आप उन चीजों पर और ज्यादा फोकस जो है कीजिएगा। तो सबसे पहली जो रेखा है वो है आइसो बार। इसका लास्ट वर्ड क्या है? बार। इसका लास्ट वर्ड क्या है? बार। और बार किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? प्रेशर को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? वायु दाब को। आइसोहेलाइन, लास्ट वर्ड क्या है? मेरे साथ बोलते रहिएगा। आइसोहेलाइन में लास्ट वर्ड क्या है? हेलाइन। ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल सैलिनिटी को। इसके बाद आइसो लाइन क्या है? आइसोहेल। हेल किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल सनशाइन को। इक्वल सनशाइन या एक समान धूप की अवधि को। फिर है आइसोह्यूम। और सबसे जरूरी बात कि इसकी हिंदी नहीं है, इसको हम हिंदी और इंग्लिश में सेम एज जो है पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अगली रेखा है आइसोह्यूम। ह्यूम किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वल ह्यूमिडिटी, यानी कि एक समान आर्द्रता वाले बिंदुओं को। इसके बाद है आइसोहाइट। आइसोहाइट किसे रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वल प्रेसिपिटेशन या एक समान वर्षा वाले रीजन्स को। आइसोनेफ, नेफ जो है किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी हमने पढ़ा हुआ था, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। जी हाँ, इक्वल क्लाउड कवर को। इसके बाद है आइसोपैक्टिक। आइसोपैक्टिक इसे रिप्रेजेंट कर रहा है आइस जो है या बर्फ जो है वो किन किन स्थानों पर एक टाइम में बनना शुरू होगा, इसको, यानी कि ये आइस फॉर्मेशन या कह सकते हैं कि जो आइस की शुरुआत है बनने की, उसको रिप्रेजेंट करेगा। इसके बाद हमारी अगली रेखा है इसके बाद हमारी अगली रेखा है आइसोफेन। फेन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लास्ट वर्ड है फेन। फेन किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल बायोलॉजिकल इवेंट्स को। तो ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? बायोलॉजिकल इवेंट्स। इसके बाद है आइसोप्लाट। प्लाट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्वल एसिडिटी, यानी कि एक समान अम्लता वाले बिंदुओं को आपस में मिलाती है। तो प्लाट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? मेरे साथ बोलते रहिए, एसिडिटी को। इसके बाद है थर्म। थर्म किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक समान तापमान वाले बिंदुओं को। किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? टेम्परेचर के को। इसके बाद है आइसोबाथ। बाथ किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? एक समान या समुद्र तल के अंदर समान गहराई वाले स्थानों को, यानी कि इक्वल डेप्थ को दिखा रहा है। किसके अंदर? ओशियन के अंदर। और देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, जैसे इसमें आइसोबार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। आइसोहेलाइन को ध्यान रखिएगा। आइसोह्यूम को ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है इसके बाद जो है आइसोथर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान रखिएगा। और इसके बाद है, चलिए पहले समझते हैं फिर इस पर हम बात करेंगे।
इसके बाद है आइसो हाइप। लास्ट वर्ड क्या है? हाइप। ये किसे बता रहा है? समुद्र तल से उच्चावच की समान ऊंचाई और समान आकार वाले बिंदुओं को आपस में मिलाने वाली रेखा। तो आप यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि ये बात कर रहा है इक्वल हाइट एंड साइज की। कहाँ बात किया जा रहा है? समुद्रों में। इसके बाद है आइसोसिस्मल लाइन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, और ये बताती है कि किन किन स्थानों पर हमें अर्थक्वेक एक्सपीरियंस हुआ है। तो ये बताती है आइसोसिस्मल जो है ये फ्रीक्वेंसी या अर्थक्वेक की जो फ्रीक्वेंसी होती है ये उसको दिखाती है। किसे डिनोट कर रही है? फ्रीक्वेंसी को। सॉरी, इसके बाद है होमोसिस्मल लाइन, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रेखा। ये किसे डिनोट कर रही है? एक्सपीरियंसिंग एन अर्थक्वेक, यानी कि किन किन स्थानों पर आपको एक समान भूकंप जो है महसूस हुआ है। इसके बाद है आइसोब्रांट। ब्रॉन्ट जो है ये बता रही है तूफान को, यानी कि थंडर स्टॉर्म को। इसके बाद है आइसोटैक। लास्ट वर्ड है टैक, और टैक क्या बता रहा है? विंड स्पीड को। यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये किसे बता रहा है? हवाओं की गति को। इसके बाद है आइसोगोनल। ये बता रहा है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन को। इसके बाद सबसे जरूरी है डेटम लाइन। तो जहां पर इंपॉर्टेंट लाइंस है उन लाइंस को बहुत ही अच्छे तरीके से याद करिएगा, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन जो है पुटअप हुए हैं, पूछे गए हैं, और इसका ये डेफिनेशन है। तो आप इन चीजों को केवल याद रखिएगा। तो इस तरीके से अगर हम ये इन लाइंस को लिखिए, आपको एक मतलब तरीका मैं बता रही हूँ, या कह सकते हैं ट्रिक ही है, वैसे ट्रिक नहीं है, हमें याद रखना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के विषय में। तो आप एक एक उस पे आप इस तरीके से एक चार्ट बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर लाइंस को लिखिएगा कि आइसोबार, आइसोबार के नीचे आप हाईलाइट कर दीजिएगा और यहाँ पर लिख दीजिएगा एयर प्रेशर। फिर आप दूसरी रेखा मान लीजिए आइसोथर्म आपने लिखा, फिर आप थर्म के नीचे हाईलाइट कीजिए और यहां से आप बना दीजिए कि ये किसको डिनोट कर रही है? टेम्परेचर। इस तरीके से फिर आपने लिखा आइसोसिस्मल, आपने सिस्मल को हाईलाइट किया, उसके नीचे आपने क्या लिखा? इक्वल, या इक्वल आप हटा सकते हैं क्योंकि इसका आइसो का अर्थ ही होता है इक्वल। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि अर्थक्वेक फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से आप एक चार्ट बनाइएगा इन पूरी लाइंस का, और कुछ इस तरीके से आप जो है इसे लिख लीजिएगा। तो अगर आप ऐसे लिखेंगे और अगर आप इसको बार बार देखेंगे या 2 से 3 बार अगर आप इसे ध्यान से देख लेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज़ जो है अच्छे से याद हो जाएगी कि ये शब्द जो है वो इस चीज को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाद में आपको रिवीजन करने में, आपको दोबारा से उस चीज को रिकॉल करने में बहुत ही आसानी होगी। तो ये थी आइसोसिस्मल लाइन के विषय में, और हमने अपने आज के क्लास में पहले चैप्टर को समाप्त किया। आई होप कि आपको चीज़ें जो है समझ में आई होंगी, क्योंकि समझना जो है बहुत ज़रूरी है। अगर चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी या कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं होंगे तो फिर पढ़ने का जो है मतलब नहीं है। तो इसलिए अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं या फिर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। कल की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर यूनिवर्स के विषय में, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा जो है चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। अलग अलग प्रकार की थियोरीज हम यहाँ पर पढ़ेंगे, और बाकी चीज़ें जो भी सोलर सिस्टम में जितनी भी चीज़ें हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं, और जितने जो हमारा सोलर सिस्टम है या सन है, इसके विषय में, ब्लैक होल क्या है, आकाश गंगा क्या है, यूनिवर्स जो है उसका फॉर्मेशन किस प्रकार से हुआ, और इसको ओरिजिन से संबंधित जितनी भी प्रकार की थियोरीज हैं, ये सारी चीज़ों को हम हमारे दूसरे चैप्टर यूनिवर्स के अंतर्गत जो है पढ़ेंगे।
आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कल की क्लास में ज़रूर जुड़िए। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइए, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर किया कीजिए। और आज की क्लास के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।